नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इससे पहले हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दो दो टर्म है, बहुत बारीक सा अंतर है, आप देखेंगे क्या अंतर है। इससे पहले जो पढ़ा वो क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका सिंबल था U। एक बार डिफाइन कर दें फटाफट, श्लोक आप डिफाइन कर दें। ग्रेविट आप कल की थी शायद आपने, हाँ ठीक है, आप बताएं बेटा स्नेहा। हाँ गुड। और आपने उसको U से डिफाइन किया, जो वर्क डन है वही आपकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है U। इसमें हल्का सा अंतर है ग्रेविटेशन पोटेंशियल में, इसको आप V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, V। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, देखिए डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ब्रैकेट में ब्रैकेट में V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ब्रैकेट में V इज डिफाइंड एज amount of work done, amount of work done in bringing a unit mass, amount of work done in bringing a unit mass from infinity to a given point, from infinity to a given point in presence of given configuration of masses, to a given point slowly bracket में in presence of given configuration of masses। हाँ जी स्लोली लिखना है। अगर आप m पॉइंट मास को किसी पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके आते हैं तो वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप वहां से यूनिट मास को, माने 1 kg, 1 kg के मास को, 1 kg को पॉइंट मास को यहां तक लेके आते हैं तो वो ग्रेविटेशनल क्या होगा, पोटेंशियल। वो आपका किसी भी मास m के लिए है या आपका यूनिट मास के लिए 1 kg के लिए है, ठीक है। तो आप बताएं यहां पे अगर एक मास m है और आप यूनिट मास को वहां से यहां तक लेके आएंगे एट अ डिस्टेंस r, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ जी माइनस, हाँ इंटू 1 रहेगा तो वो हट जाए, कोई सी वैल्यू नहीं है, तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। नोट कर लें, जैसे वहां हुआ था वैसे ही हुआ है, हाँ स्मॉल आ रहेगा, ठीक है। जी एम बाई आर स्मॉल आर, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यूनिट मास को लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। इसमें इतना ही था। अब मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप बताना कि ये ठीक है गलत है। डी यू इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर। सारे सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग है डी यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एफ सी इज फोर्स कंजर्वेटिव एंड डी आर इज डिस्प्लेसमेंट। से कहां से आया ये, पहले बताएं भाई, ठीक लिखा है क्या, कहां से आया आप बताएं आर्यन। जब पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक 4 चीजें हमने पढ़ी थी तो वहां पे हमने क्या क्या पढ़ी थी वो बता दें एक बार। 4 बेसिक चीजें पोटेंशियल एनर्जी की, आप ही बताएंगे। हाँ भाई आर्यन, पहले इसने तेरे को मारा है, मारा है भाई, ये मना कर रहा है। आपस में डिसाइड करके बता, दोनों परफेक्ट मान दो। यहाँ जा, मैं कुछ कहना, यहाँ जा, यहाँ तुरंत आ जा, मैं कुछ कहना तेरे को।
बाकी यार एक बात बताऊं, आपकी ना फौजी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फौजी ट्रेनिंग। आपको यार सेंस ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी, वही गधों की तरह बेसिक बातें सिखाते रहो, आपको यही काम रहेगा। आप बताएं वेदांत, पोटेंशियल एनर्जी की 4 बेसिक बातें बताई थी, बताएं क्या क्या है। अबे काय को जीवन में खराब किस बात, तू भाई आया था, बता दे, तू बता दे। सबसे बेसिक बात क्या है? हैं? बॉडी आगे ड्यू टू इट्स पोजीशन ना, क्या है? पोजीशन के कारण होने वाली एनर्जी। दूसरी बात भाई आदित्य, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। हाँ वो साथ में ये कंजर्वेटिव एप्लीकेबल है। फॉर्मूला तीसरा क्या था? थर्ड फॉर्मूला एफ सी इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू बेसिकली माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपके 3 फॉर्मूले बताए थे, यहीं से आपका बना था एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। तो ये कोई नई बात नहीं लिखी है, इसी स्टेटमेंट को लिखा है, यहाँ डी यू लिख दिया है, वहां पे वर्क डन की जगह माइनस एफ सी डॉट डी आर कर दिया गया। कोई समस्या नहीं इस बात में? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप किसी चीज को लेके आएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अगला फॉर्मूला लिख रहा हूं, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस आई डॉट डी आर। आराम से सोच लें, all terms have usual meanings. dv is change in potential, I is gravitational potential intensity, gravitational field intensity सॉरी, और dr displacement। बताएं ठीक है क्या? क्योंकि जो पोटेंशियल, आप जब भी पोटेंशियल वर्ड यूज करोगे वो यूनिट मास के लिए होता है, तो आपको जो यहाँ पे फोर्स की जगह टर्म चाहिएगा वो 1 kg पर लगने वाला फोर्स चाहिएगा, और यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है ना? तो आपका dv इक्वल टू माइनस आई डी आर ये रहेगा, नोट कर लें इसको। कोई डाउट यहां तक? ठीक, आगे बढ़े। ये तो बहुत रिपीट हो चुका है, रिपीट हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। हाँ जी, देखिए समझे पहले क्या होता है एस्केप वेलोसिटी। क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वापस नीचे आएगा क्या? अगर आप और स्पीड बढ़ा के फेंकें तो क्या और ऊपर तक जाएगा? और बढ़ा दें, ऐसा हो सकता है या इतनी स्पीड से फेंक दें कि वापस ही ना आए? ऐसा हो सकता है। जिस स्पीड से आप उसको फेंकें कि वापस ना आए उसको आप एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। महाभारत में हो ना, उठा उठा के हाथियों को फेंका है, वो वापस नहीं आए, तो वो एस्केप वेलोसिटी का उनको फॉर्मूला पता था, तब फेंक पाए। ठीक है, लिखिए आप, escape velocity is that velocity, escape velocity is that velocity with which if a particle is thrown, with which if a particle is thrown
from surface of earth, a particle is thrown from surface of earth, comma, it never returns to earth. it never returns to earth. करेंगे अभी, देखते हैं बेटा। ये अर्थ है, इसका मास m, रेडियस r, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है m मास का, उसको आपने वेलोसिटी दी v। ये आप वापस क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स होता है। अगर आप इसको इतनी दूर ले जाएं कि ग्रेविटी का फोर्स ना रहे तो वापस नहीं आएगा। ग्रेविटी का फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास? F इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर। अगर ये r बहुत बड़ा हो जाए, r बहुत बड़ा हो जाए तो F बहुत छोटा हो जाएगा। अगर r इंफिनिटी हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको इतनी वेलोसिटी दे दूं कि ये इंफिनिटी तक पहुंच जाए, उसके बाद अर्थ का ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो एक तो सरफेस है यहाँ पे, अर्थ का सरफेस। एक जब आप इसको ऊपर फेंका है तो मान लो इस पॉइंट को मैंने इन्फिनिटी मान लिया है ना, अभी स्पेस कम था तो बहुत दूर का पॉइंट है, ये इन्फिनिटी है। बहुत ध्यान से सोच के बताना है, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो क्या इसकी पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी? हाँ जी, हाँ, वी घटेगा तो घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। कैसे? हाँ जी, देखो देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। बाहर बाहर जाने की बात नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं बढ़ेगी। लॉजिक दें, उससे क्या होगा? नहीं, ऐसे ही अनाप शनाप बोल रहे हैं आप। लो, एक मिनट, आप बताएं। हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट, है ना। आप देखें, जो अर्थ का फोर्स है वो नीचे की तरफ है, उसके अगेंस्ट में लेके जाएंगे तो आपकी स्टोर्ड एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एक बात, एक तो ये तरीका सही है। दूसरा, फॉर्मूला पता है आपको, U इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। सरफेस में मान लो ये एट सरफेस इज माइनस जी एम बाई आर। एट सम हाइट आर इट इज माइनस जी एम बाई आर। आप बताएं, जब ये आर बढ़ेगा तो ये सारा टर्म घटेगा। अगर सारी टर्म घटी तो नेगेटिव वाली टर्म घट रही है। कहने का मतलब ये पहले अगर माइनस 100 था तो ये अब माइनस 20 रह गया, ऐसा मान लेते हैं। तो आप साइन विद साइन अगर इसको देखें तो ये बढ़ गई। फॉर्मूले से बता सकते हैं आप, और जैसे उसने बताया कि आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये बताएं, क्या मैं इस पॉइंट पे, सरफेस पे और इन्फिनिटी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकता हूं क्या? प्रचय बताएं बेटा। दोबारा बोल रहा हूं, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। आई एम आस्किंग, क्या हम कंजर्वेटिव एनर्जी का एक्सप्रेशन यहां पे यूज कर सकते हैं क्या? क्यों? नॉट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब अप्लाई करते हैं? क्या करें? हाँ, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स किसका लग रहा है? किसका मतलब? अर्थ का, ग्रेविटी का। और ग्रेविटेशन फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है, तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स आपकी पिक्चर में है। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या है, आप बताएंगे स्नेहा? टोटल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या है? नहीं पता।
कंजर्व होने का मतलब है काइनेटिक और पोटेंशियल का जोड़ कांस्टेंट रहेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक घट रही है और पोटेंशियल बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं सरफेस पे टोटल एनर्जी लिख लूं और इन्फिनिटी पे लिख लूं और दोनों का जोड़ बराबर कर दूं तो बात बन जाएगी। जब इसको ऊपर फेंका है यहां से जस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी -G m m/r। क्या ये इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी हो गई एट सरफेस? साथ में आप लेबल कर लेंगे क्या, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट सरफेस। जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो जाते जाते हमें क्या करना है, इसको इन्फिनिटी पे भेजना है और वहां जाके वेलोसिटी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे वो ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकल चुका होगा। तो जस्ट यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देंगे, प्लस -G m m/r। ये r इंफिनिटी हो जाएगा। अगर r इंफिनिटी हो गया, -G m m/r, where this r is tending towards infinity, therefore this term will be zero। तो 0 + 0 ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी एट इंफिनिटी। टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, और यहां पे आप कहेंगे ये आपकी टोटल एनर्जी एट सरफेस। ये आपकी सरफेस पे टोटल एनर्जी है। और फिर आप स्टेटमेंट यूज करेंगे, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग देयरफॉर वी कैन कंजर्व टोटल एनर्जी। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ये नोट कर लें, उसके बाद लिखें, पहले नोट कर लें फटाफट। हो गया फिर डन। लिखे, स्पेस छोड़ दें, पॉइंट लिख लें, लिख लेना आप भी लिखें, सिंस सिंस कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, एक मिनट में, हेलो क्लास में हूं, ठीक। सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग देयरफॉर टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। उसके बाद दोनों एक्सप्रेशंस को आप बराबर कर देंगे। सिंस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो आपकी एनर्जी एक्सप्रेशन 1 and 2 विल बी इक्वल। हाँ जी, डन। तो आपका हो गया हाफ mv² माइनस G m m/r इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हाफ mv² इक्वल टू G
एम एम बाय आर हो गया, एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g एम बाय आर, v can be written as under root 2g m by r। अब यहाँ पे आप g m और r की वैल्यू पुट कर देंगे यदि, तो ये आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वापस नहीं लौटेगी। ये स्पीड कितनी है? 11.2। इसका लगभग लगभग अंदाजा ये है कि यहाँ से महम, जहाँ की मैं जॉब करता हूँ, वो लगभग लगभग 35 किलोमीटर दूर है, आप 33 मान लो, तो 11 किलोमीटर एक सेकंड में, 22 3 सेकंड में। इतनी स्पीड से अगर आप फेंकेंगे तो चीज वापस लौट के नहीं आएगी। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी, इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। एक चीज और करनी है आपको, यहाँ पे वेलोसिटी 2g m बाय r, अगर मैं ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दूं तो r स्क्वायर इंटू r, ये वाला टर्म आपका g हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2gr। ये एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए, ये भी, इसकी वैल्यू भी और डेरिवेशन भी। क्या करें बेटा? सेम है दोनों, कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ पे ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई किया है, उसको g के टर्म में बनाना चाहा तो यहाँ पे r स्क्वायर हो गया, ऊपर r हो गया, तो gm बाय आर स्क्वायर इज स्मॉल g, तो अंडर रूट 2gr आ गया। ठीक है, दोनों एक्जैक्टली सेम है। यहाँ भी अगर आप g की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर पर सेकंड में ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड में नहीं है। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। हाँ जी, आगे बढ़े। आप क्या करें? हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज केपलर्स लॉ। टेंथ में आए आपके? नाइन्थ में आए? नाइन्थ में पढ़ा, कोविड में था उस टाइम, कोविड चल रहा था। ठीक है, तो अभी तो कटा हुआ, ठीक है, जो भी था। इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी हुई, सुनाता हूँ आपको मैं। एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे, टाइको ब्राहे नाम था, टाइको ब्राहे, नाम में इतना वो नहीं है। टाइको ब्राहे अपने सारे जीवन में जो सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, उनको ऑब्जर्व उन्होंने किया और उनकी मैपिंग की। जो भी उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे उससे मैपिंग की, ये स्टार यहाँ पे रहता है इस टाइम पे, इस महीने में, इस दिन, और वो टाइम के साथ, सीजन के साथ कैसे बदलता है, वो सारी मैपिंग करी। जीवन भर डेटा कलेक्ट किया उन्होंने, है ना? और बट उससे वो उस डेटा से कुछ कंक्लूड नहीं कर पाए, कुछ प्रिंसिपल, कुछ लॉ नहीं निकाल पाए। उनका असिस्टेंट था केपलर, है ना? केपलर को वो डेटा कहीं से मिल गया या जो भी था, चोरी कर लिया है, जो भी वो तरीका रहा हो, और उसने उस ऑलरेडी बने बनाए डेटा को एनालाइज किया और उससे 3 लॉज निकाले। मतलब एक आदमी की जीवन भर की मेहनत है टाइको ब्राहे की, बट ही वॉज नॉट स्मार्ट एनफ, या कुछ भी कहें आप। और केपलर इतना स्मार्ट था। हाँ जी, बाहर क्या है? यहाँ है जो कुछ है। तो टाइको ब्राहे की सारे जीवन भर की मेहनत को एनालाइज करके कंक्लूड किया केपलर ने और 3 लॉज दिए। ठीक है, पहला लॉ क्या है देखते हैं। अगर किसी को ध्यान है तो बताएं। लिखिए आप, देखिए, एवरी प्लेनेट
moves in a closed elliptical orbit, moves in a closed elliptical, ellipse से आया वर्ड, every planet moves in a closed elliptical orbit having sun at one of the focus of ellipse, focus of ellipse. बताऊंगा क्या होता है. सर्कल पता है आप लोगों को? सर्कल बिल्कुल आपका एकदम परफेक्ट, सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर रहता है ना. सर्कल के अलावा एक और ज्योमेट्री होती है एलिप्स, जो थोड़ी चपटी होती है, प्रॉपर गोल नहीं है, अंडे की तरह होती है ना. ये पिचका दिया है इसको. इसमें यहाँ पे आपके दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये, एक फोकस ये, F1 F2. इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो है आपकी लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि बड़ी है ये मेजर एक्सिस. और यहां सेंटर से जो ये वर्टिकल लाइन जाएगी, ये कहलाएगी माइनर एक्सिस. तो जो सन है वो आपके किसी एक फोकस पे है, यहां पे मान लेते हैं ये सन है, और बाकी जो बाकी प्लैनेट्स है सारे वो क्लोज्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे, और सन एक फोकस पे रहेगा एलिप्स के. ये पहला लो है. आसान है. तो सारे प्लैनेट क्लोज्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे, और सन आपका एलिप्स के एक फोकस पे रहेगा. ऐसा नहीं कि सन आपका यहां सेंटर में रहेगा, सन एक तरफ रहेगा. ये दो फोकस है आपके, दो फोकस में से एक फोकस पे सन रहेगा, और आपका प्लेनेट मूव करता रहेगा. ये सन है और ये आपका प्लेनेट है. नोट कर लें इसको. नोट. पूछना मुझसे. हाँ यार, ऑर्बिट कौन सा है? यही तो है ऑर्बिट, जिसके राउंड में जिसके. हाँ, और क्या होगा? आगे बढ़े. सेकंड लो. केपलर सेकंड लो के बारे में पहले लिखें आप एक बार. अ लाइन joining any planet, a line joining any planet to the sun sweeps out equal areas. एक बात तो जब मैं बोलना शुरू करूँ तुरंत एकदम एक्टिव होकर लिखा करो, लेट शुरू करते हो इसलिए छूटता है. लिखें, अ लाइन joining any planet to the sun, a line joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of time, that is aerial speed of planet remains constant.
रिमेन्स कांस्टेंट। समझते हैं क्या मतलब इसका? ये जो मैं इलिप्टिकल ऑर्बिट बना रहा हूं, ये मैंने ज्यादा एलिप्स बना रखा है। जो अर्थ का मोशन है सन के राउंड, वो बहुत ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होता, हल्का सा चपटा होता है, मतलब लगभग सर्कुलर ही होता है, हल्का सा एलिप्स होता है वो। ये आपका सन है, ये आपका यहाँ पे प्लेनेट है। ये कह रहे हैं कि एक लाइन ज्वाइन की आपने सन से प्लेनेट तक। आप मान लें जब ये प्लेनेट 1 घंटे में आगे मूव करके आ गया, यहां आ गया, 1 घंटे में जो इसने एरिया स्वीप किया, स्वीप मतलब ऐसे इस टाइप से, तो उसने 1 घंटे में मान लो कि ये वाला एरिया स्वीप किया। इसके बाद वो अगले 1 घंटे में मान लो यहां पहुंच गया। नेक्स्ट 1 आवर में जो उसने एरिया स्वीप किया, वो एरिया भी बराबर है। कहीं इस साइड कहीं घुमा लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ऊपर ऐसे छोड़ना है उनका, उसका ऊपर नीचे क्या होगा? नींद पूरी नहीं हुई तेरी। हाँ जी, जब एक प्लेनेट आपका सन के चारों तरफ घूमेगा, तो मान लो कि यहां से यहां पहुंचने में 1 घंटा लगा, तो उसने इतना एरिया कवर किया। अगले 1 घंटे में जब वो मूव किया, तो उस घंटे में भी सेम एरिया वो स्वीप करता है। अगर अगले 1 आवर की बात करोगे, तो उसमें भी वो जो एरिया स्वीप करेगा वो बराबर करेगा। हर बराबर टाइम इंटरवल में अगर आप उसकी जर्नी को बराबर टाइम इंटरवल में ब्रेक कर लोगे, तो जितना एरिया स्वीप कर रहा है वो एरिया स्वीप बराबर रहेगा। आप जो लिखवाया एक बार पढ़े उसको, क्या सेम लिखवाया क्या है ना? लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वी कैन से एरियल स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, ये तो इसका लो है। अब क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं, इसका डेरिवेशन है। ये फोकस पे आपका सन है, इसको हल्का सा, इस इलिप्स की जगह मैंने लगभग लगभग सर्कल माना है, ये इलिप्स ही है एक तरीके से, हल्का सा चिपटा है बेसिकली। ये मान लें सेंटर है जहां पे सन है, और ये आपका ये प्लेनेट है। ये घूम के यहां पे आ गया इन टाइम डेल्टा टी। ये मान लो आप पोजीशन वेक्टर है आर आई, डेल्टा टी के टाइम के बाद जहां पहुंचा वो वेक्टर मान लो आर एफ, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा? नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएं किससे। यहां पे ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं कहां ड्रॉ करूं इस डायग्राम में? ऐसे, जैसे ऐसा है, ऐसे। हम्म, कैसे फिर? यहां ये पार्टिकल यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, तो ये आएगा, ये आपका डेल्टा आर वेक्टर हो गया। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप साथ में लेबलिंग कर लेना, फाइनल पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा टी टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, है ना, यहां से यहां पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगा। अब देखें, मैं इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं एक बार। ये आर आई था, ये आर एफ है, ये डेल्टा आर है। इस डेल्टा आर को मैं क्या यहां शिफ्ट कर सकता हूं पैरेलली? और ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा।
अगर इसे आप डायग्राम में बनाना चाहें तो इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, डेल्टा आर को यहां शिफ्ट कर दिया, और ये, अब एक बात बताएं, ये डेल्टा आर है, ये आर आई है, जो एरिया स्वेप्ट है वो कौन सा होगा? ये वाला आपका एरिया स्वेप्ट है, जब पार्टिकल यहां से यहां आया है। ये जो बचा हुआ एरिया है ये वाला, क्या ये इसके बराबर ही रहेगा क्या? ये वाला एरिया आपका इसके बराबर ही रहेगा, दोनों एरिया बराबर हैं। अब एक जो पॉइंट आपको नहीं पता है वो नोट कर लें। अगर दो वेक्टर्स गिवन हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, उनके बीच में एंगल थीटा हो, और इन दोनों वेक्टर्स को कंसीडर करके आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हो और इसका एरिया आपको निकालना है, तो इसका एरिया होता है, एरिया इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाँ इतना होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कैसे आया ये देखें आप, इस वाले कंपोनेंट का बी का, अगर मैं ये कंपोनेंट ब्रेक कर लूं तो दिस कंपोनेंट इज बेसिकली बी साइन थीटा। दिस कंपोनेंट इज बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। बेस कितना है ए, और हाइट कितनी है बी साइन थीटा। तो आपका एरिया ए बी साइन थीटा होता है, इसलिए यहां पे ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखें आप, पहले बताएं यहां तक कोई दिक्कत तो पूछ लें। आर्यन पूछना है, एक पैरेललोग्राम में दो वेक्टर्स गिवन हैं ए और बी, अगर दोनों का आपको इसको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बात बन जाएगी, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखें, हमें ये येलो एरिया फाइंड आउट करना था, बट अगर ये पूरा मैं निकाल लूं तो उसका आधा हो जाएगा येलो। इस डेल्टा टी टाइम में जो उसने एरिया स्वीप किया डेल्टा ए, इट इज डेल्टा आर, या मैं कहूं आर आई क्रॉस डेल्टा आर बाय 2, आर आई डेल्टा आर अपॉन 2, क्योंकि उसका आधा एरिया चाहिए। अब ये जो आर आई है, सिंस मैंने इस मोशन को लगभग सर्कुलर मान लिया, सुनेंगे ध्यान से, मैंने इसको लगभग सर्कुलर मान लिया, तो आर आई का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज आर एफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर। अगर मैंने, आप ही वैसे लिख लें, बाय एज्यूमिंग दैट motion is almost circular, by assuming that motion is almost circular, फिर आप ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे, अगर बराबर सर्कुलर मान लिया तो आर आई का मैग्नीट्यूड आर एफ का मैग्नीट्यूड लगभग आर के बराबर रहेगा। तो आप यहां पे आर आई की जगह लिख देंगे आर क्रॉस डेल्टा आर अपॉन 2, दिस इज एरिया स्वेप्ट इन टाइम डेल्टा टी। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, है ना, एरियल स्पीड इज कांस्टेंट, तो मैं डी बाई डी टी कर दूं। अगर मैं एरियल स्पीड निकालनी है तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कर दूं, ये हो जाएगा हाफ इंटू आर इंटू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को कहीं भी ले जा सकते थे, बट वहां पे वो हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वहां पे लिख लिया, डेल्टा आर के नीचे लिख लिया। हाँ जी,
कुछ भी नहीं किया है, यही एक्सप्रेशन लिखा है वहां पे, बस डेल्टा टी से डिवाइड किया है। एक बार पूरा होने तो फिर कर दूं। यहां तक क्लियर है भाई? अब देखें, अगर मैं इस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को देखूं तो क्या ये इस पार्टिकल की स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट स्पीड या वेलोसिटी जो भी कहें, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज वेलोसिटी। तो यू कैन राइट हाफ आर क्रॉस वी, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें, पहले लिख लें यहां तक फिर आगे मूव करते हैं। डन। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कम्स आउट टू बी हाफ आर क्रॉस वी। अगर इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ आर क्रॉस एम वी अपॉन एम, m आपका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, हाफ आर क्रॉस p हो जाएगा अपॉन m। अब बताएं r क्रॉस p से कोई टर्म बनता है क्या? इधर से बताएंगे, r क्रॉस p से कोई एक्सप्रेशन बनता है क्या? पहले आपने सुना हो एंगुलर मोमेंटम, है ना, आपका p मोमेंटम होता है, r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम होता है, डिफाइंड बाय लेटर, डिनोटेड बाय लेटर l। ये आपका एंगुलर स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया, एंगुलर स्पीड नहीं, एरियल स्पीड का, एरियल स्पीड का। अब एक बात बताओ, जब एक पार्टिकल, ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट जब इसके सराउंडिंग चारों तरफ मूव कर रहा है, इस पॉइंट के अराउंड यदि मैं टोर्क लिखना चाहूं, सुनेंगे ध्यान से, सन के अराउंड उस पार्टिकल जो प्लेनेट है उसके ऊपर टोर्क लिखना चाहूं तो 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं बताएं? जिस पॉइंट के अराउंड लिखना है पॉइंट ढूंढ लिया, दूसरा दूसरा पॉइंट, एक्सिस और रोटेशन तो हो गई ये, उसके बाद जहां फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ढूंढना है, ये ढूंढ लिया, उसके बाद पोजीशन वेक्टर आर, उसके बाद किस साइड लगेगा फोर्स, किस साइड लगेगा फोर्स, उल्टा इस साइड, एफ इस साइड है। देखो आप ध्यान से, जो प्लेनेट पी है
उसका आर वेक्टर तो ऐसे है और उसका एफ वेक्टर ऐसे है, दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो टॉर्क कितना आएगा? जब आर क्रॉस एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, जब वो 180 डिग्री के एंगल पे हैं, तब टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क जीरो, क्योंकि टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा, यहां पे साइन 180 डिग्री जीरो होगा, तो टॉर्क आपकी जीरो हो गई। जब टॉर्क जीरो होती है तो एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व रहता है? हाँ जी, इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, जब ये मोशन है प्लेनेटरी मोशन, इस केस में आपकी टॉर्क जीरो हमेशा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम पे ही आपकी एरियल स्पीड डिपेंड करती है, देयरफॉर एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट वाले पार्ट में क्या किया हमने, डिस्कस किया कि जो प्लेनेटरी मोशन है इसमें टॉर्क जीरो होती है। अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो एरियल स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इतना ही करते हैं आज, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि समझ में आया आपको, और नहीं आया तो वीडियो से देख सकते हैं। अब आपका बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड पे टेस्ट कभी भी हो सकता है, ऐसे ही होगा, बिल्कुल कतई वैसे ही होगा। ना ना, अभी नहीं हुआ।